नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीत आईटी लैब के CCNA डे 3 में, जो कि कोर्स हिंदी में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे इथरनेट लैन। इथरनेट लैन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी वायर यूज़ होती है, कौन कौन से कनेक्टर यूज़ होते हैं, इसका फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इसका टॉपिक्स रहेंगे आज के: सोहो नेटवर्क, इथरनेट फंडास, UTP HTP, टाइप्स ऑफ RJ45, OFC, सिंगल मोड मल्टी मोड विथ कनेक्टर्स, इथरनेट प्रोटोकॉल, मैक, इथरनेट एड्रेसिंग और फिर लास्ट में हम इसमें एक क्विज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोहो लैन। सोहो का मतलब क्या होता है? सोहो का मतलब होता है स्मॉल ऑफिस ओब्लिक होम ऑफिस। ऐसे जो भी नेटवर्क होते हैं जो कि घर पे होते हैं या तो बहुत ही छोटे नेटवर्क होते हैं जो कि घर से ही रन किए जाते हैं, उनको हम सोहो लैन कहते हैं। ये सब सोहो लैन के अंतर्गत आते हैं। इनमें सिंपली क्या होता है, इनमें आप इंटरनेट से एक रूटर के माध्यम से जुड़े होंगे, जैसे ये यहाँ पे आप रूटर देख रहे हैं, और ये रूटर एक स्विच से जुड़ा होगा जिस स्विच के माध्यम से कई सारे पीसीस आपस में जुड़े होंगे, चाहे पीसी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रूटर हो, लैपटॉप हो इत्यादि। अभी इसमें अगर हम एक्सेस पॉइंट जोड़ देते हैं, ये सब जैसे कि ये जितने हैं ये सब वायर्ड कनेक्शन है। अब अगर आपको वायरलेस चाहिए, जैसे हमारे घर में हम लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट आदि हम वायरलेस जोड़ के रखते हैं, अगर हमको वायरलेस चाहिए तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम इसमें एक एक्सेस पॉइंट ऐड कर देंगे। जैसे ये यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट यहाँ पे एक वायर के द्वारा ही जोड़ा जाएगा स्विच में, और एक्सेस पॉइंट से जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होंगे आपके जो कि वायरलेसली जुड़े हुए हैं वाईफाई से, वो सारे के सारे इस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से जुड़े होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब एक बिल्डिंग में या एक इंटरप्राइज में, जो छोटा मोटा इंटरप्राइज हो, उसमें कैसे कनेक्शन दिया जाता है। तो ये तो आपको पता है, रेस्ट ऑफ इंटरप्राइज नेटवर्क, चाहे आप यहाँ हो चाहे आप यहाँ पे इंटरनेट ले लीजिए, ये मतलब बाहर के वैन से जुड़ा हुआ है। आपका नेटवर्क बाहर के वैन से जुड़ा हुआ है। ये आ गया आपका रूटर। रूटर के बाद आ गया आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, जो कि बाकी स्विचों को सर्विस प्रोवाइड करेगा। एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच। ये किस में है? ये थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। जैसे बिल्डिंग कई सारी फ्लोर होती हैं। सपोज आपके PC1 को इस PC3 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेगा PC? सबसे पहले ये जाएगा अपने एक्सेस पॉइंट में, एक्सेस पॉइंट पे नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा स्विच पे, स्विच जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जाएगा इसको लेके PC3 पे। और अगर यही केस अगर हम कर लें कि हमारे किसी भी एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम उनके जुड़ना चाहते हैं, तो सपोज कहाँ गया ये, हाँ, सपोज ये जैसे आपका मोबाइल है और ये दूसरे किसी टैबलेट के साथ जुड़ना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, जो कि थर्ड फ्लोर में है। तो सबसे पहले ये जाएंगे अपने आप नज़दीकी AP में, एक्सेस पॉइंट में। एक्सेस पॉइंट जो है वायर के थ्रू, ये जो वायर है इसको हम इथरनेट बोलते हैं, इथरनेट यूज़ कर रहा है ये। स्विच में जाएगा, स्विच जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जाएगा लेके स्विच 3 में, थर्ड फ्लोर के स्विच में। यहाँ से जाएगा ये अपने AP में, लोकल AP में, और AP से फिर वायरलेसली जुड़ेगा। अगर यदि इसी सेम टैबलेट को अगर बाहर की दुनिया या फिर वैन से कम्युनिकेट करना होता, तो ये AP से स्विच, स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, यहाँ से रूटर, और रूटर से डाटा आउट होता आगे की तरफ। आई होप सो आप इंटरप्राइज समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम इथरनेट के कुछ जार्गन्स देख लेते हैं, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो कि हम कैसे कैसे बोलते हैं। सबसे पहले जो है इथरनेट 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 1000 Mbps एंड 10 Gbps। जो इथरनेट है, इथरनेट हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि ये EEE के द्वारा बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ना कि ये TCP/IP द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको RFC में नहीं मिलेगा, ये RFC डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, ये रेफर किया हुआ डॉक्यूमेंट है IEEE से। IEEE ने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया था करीब 40 साल पहले, और तब से इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट्स होते आ रहे हैं। तो TCP/IP के बनने से पहले ही हम एक्चुअली लैन डिस्कवर कर चुके थे, जो कि IIII ने किया था, और TCP/IP सूट ने इसको एज इट इज़ रेफर कर लिया है। तो आई होप सो इसका हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी।
अब देखते हैं इथरनेट के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। 10 Mbps इथरनेट होता है, इसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में 10BST बोलते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मल नाम है वो है 802.3, जो कि प्रोटोकॉल है। ये CCNA में आपके आएगा। 10BST भी आ सकता है, क्योंकि ये हम रफली आजकल बोल देते हैं। और ये कॉपर में होगा, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेस का क्या मतलब है, आइए देखते हैं इसको। ये जो इसमें 10 लिखा हुआ है, ये 10 हो जाता है इसमें स्पीड, और ये जो बेस लिखा हुआ है ये हो जाता है इसमें बेस बैंड टेक्निक। बेस बैंड टेक्निक का मतलब ये है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जैसा सिस्टम से आउट हुआ है वैसा का वैसे ही हमने फिजिकल मीडिया में डाल दिया है। मतलब कॉपर की तार में हमने वैसा का वैसे ही मीडिया प्लेस कर दिया है, वैसा का वैसे ही इन्फॉर्मेशन हमने उस सेम मीडिया में प्लेस कर दिया है। टी का मतलब होता है जो हमारा मीडिया है वो ट्विस्टेड पेयर है, मतलब दो तार आएंगी और इनको हमने आपस में लपेट दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जनरली देखा गया है जब भी दो तार हमारी पैरेलल चलती हैं, सपोज ये दो तार पैरेलल चल रही हैं, तो इनके बीच में EMI जनरेट होता है। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। जब ये अपना करंट लेके चलेगी और करंट वेरिंग नेचर में होगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब दूसरी लेके चलेगी तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इन दोनों में इंटरफेरेंस होने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं EMI। तो EMI रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, तारों को आपस में घुमा देते हैं ऐसे करके, यूं ऐसे, तो इससे EMI हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर कह रहे हैं। अब जिसमें भी हमने X यूज़ किया हुआ है दैट इज़ फाइबर, ये फाइबर है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल भी चेंज हो गया। एक्चुअली प्रोटोकॉल ये सारे के सारे 802.3 ही है, माइनर चेंजेस आप देखेंगे Z, A, B, A, N, ये सब माइनर चेंजेस, समय के साथ साथ ये इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो आइए देख लेते हैं। 10 Mbps की जो लाइन होती है बहुत पहले यूज़ होती थी, आजकल फिलहाल ये यूज़ होती नहीं है। हालांकि हमारा 10BST से पहले भी सिस्टम हुआ करते थे जिनको कि हम क्या बोलते थे, 10BASE-2, 10BASE-4, लेकिन इसमें हम कोएक्सियल यूज़ करते थे, कोएक्सियल केबल यूज़ किया करते थे। हम इसमें UTP और STP यूज़ नहीं किया करते थे। UTP STP अभी आपको बताएंगे, ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, आजकल ये फिलहाल कहीं भी यूज़ नहीं हो रही है। सबसे छोटी इकाई और 10 Mbps की है, ये भी अभी आजकल कहीं यूज़ करते नहीं है। तो ये 10BST बोलते हैं 802.2, जो कि ओरिजिनल इथरनेट है। जब ये बना था इथरनेट तो इसी के साथ बना था। कॉपर केबल यूज़ होगी, इसमें 100 मीटर्स की मैक्सिमम लेंथ होगी। कॉपर केबल में 100 मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि एटूनेशन के कारण करंट ड्रॉप हो जाता है, तो ज़्यादा दूर तक डाटा हम इसमें एज इट इज़ ट्रेवल करवा नहीं सकते। जब हम इसी के स्टैंडर्ड को 100 Mbps करेंगे तो इसको बोलते हैं इथरनेट नहीं बोलते, देखो इथरनेट ये, तो उसको हम फास्ट इथरनेट बोलेंगे। और इसका जो अपना जो जनरल नेम हो गया 100BST, सेम 100 स्पीड, बेस बैंड, और T फॉर ट्विस्टेड पेयर। 802.3 U कॉपर, डिस्टेंस सेम हो जाएगी इसमें 100 मीटर्स। ऐसे ही 1000 Mbps, इसको बोलेंगे गीगाबिट इथरनेट। 1000 बेस LX मीन्स हो गई ये फाइबर पे चलेगा। 802.3 Z फाइबर, और इसकी ये 5 किलोमीटर की हो जाएगी रेंज। ऐसी अगर हम इसी सेम 1000 Mbps को, यानी कि हो गया 1000 BST को अगर हम कॉपर में लेते हैं तो सेम 100 मीटर ही रहेगी। अब 10 Gbps पे भी इथरनेट होता है, उसको हम 10G बोलते हैं। ये जैसे ये लिखा हुआ है 10G, 10 गीगाबिट इथरनेट। BST का मतलब ट्विस्टेड पेयर, डेट इज कॉपर 100 मीटर सेम 802.3 NA। ये होगी कहानी इसकी। अब इसमें जो इतना भी लिखा हुआ है 10G जो लिखा हुआ है, 100 Mbps लिखा हुआ है, ये Mbps जो लिखा हुआ है ये है मेगा बिट पर सेकेंड। ये बिट है ना कि बाइट है, तो ये बिट है, याद रखिएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये तो हमें पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक फिगर देखा है, ये एक जनरल इथरनेट का फिगर है। इसमें हमने स्विचेस और पीसीस को इथरनेट के माध्यम से जोड़ रखा है। आइए उसको थोड़ा डिस्कवर करते हैं कैसे कैसे डाटा फ्लो हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले हमने इथरनेट देखा था पिछली क्लास में, डाटा लिंक लेयर में। ये डाटा लिंक लेयर का हेडर हो गया, डाटा लिंक लेयर का टेलर हो गया, और ये बीच में डेटा हो गया जो कि पेलोड हो गया। यहाँ से डाटा ऊपर चढ़ेगा, पीसी ने आउट कर दिया, स्विच में चला गया। कैसे गया, 10 Mbps की लाइन है,
और यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड टू स्टेट पेयर। एक कोई भी केबल होगी जब हम इथरनेट लेते हैं तो उसमें हम आठ तार यूज़ करते हैं। जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो 8 तारों के माध्यम से होता है, तो 8 वायर्स होंगे। तो 8 वायर्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तारों के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होगा, इसे बोलते हैं यूटीपी। अभी आपको बताते हैं यूटीपी और एसटीपी में फ़र्क क्या होता है, आगे बताएंगे। तो जब PC1 ने डाटा सपोज PC3 को ट्रांसफ़र करना है, अब सबसे पहले डाटा जाएगा स्विच 1 में। स्विच 1 क्या करेगा, इस पूरे के पूरे फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा अपने आगे स्विच 2 की तरफ। स्विच 2 200 मीटर है, हमने पीछे पहले भी देखा ही अभी पिछली इसमें कि जो कॉपर का जो डिस्टेंस लिमिटेशन है वो 100 मीटर का है। जैसे ये 200 हो गया तो हमें इसको फाइबर पे उठाना पड़ेगा। फाइबर पे उठाते ही 1 Gbps की स्पीड मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे 10 Mbps है, तो हम यहाँ पे फिजिकल जो स्पीड इनकी दोनों स्विच के बीच में 1 Gbps है, लेकिन डाटा 10 Mbps से ही थ्रू होगा। तो इथरनेट हमारा फ्लो कंट्रोल भी कर रहा है डाटा रेट को। स्विच 2 में गया डाटा, स्विच 2 ने एज इट इज स्विच 3 की तरफ रूट कर दिया। सेम 1 किलोमीटर का रेंज है तो फाइबर पड़ेगी। सपोज इन दोनों के बीच का जो डाटा रेट फ्लो है वो 10 Gbps है। 10 Gbps मतलब हो गया इथरनेट हो गया 10 Gbps में। अब क्या हुआ, स्विच 3 ने डाटा को देखा, मेरे पास PC है बगल में, तो PC को रूट कर दिया। ये 100 Mbps हो गया, सेम यूटीपी हो गया। अब क्या हुआ, यूटीपी से डाटा चढ़ा, फाइबर पे गया, अगेन देन फाइबर पे गया, देन यूटीपी और PC के पास आया। अब आपने क्या देखा इसमें कि डाटा रेट कितनी जगह चेंज हुआ। सबसे पहले डाटा रेट यहाँ पे चेंज हुआ, डाटा रेट यहाँ पे चेंज हुआ, डाटा रेट यहाँ पे चेंज हुआ, और देन फाइनली डाटा रेट अलग चेंज हुआ। 1 2 3 4 जगहों पे डाटा रेट चेंज हुआ है। तो इथरनेट जो है डाटा रेट का फ्लो भी कंट्रोल करता है, प्लस हमें ट्रांसमिशन का मोड और मीडिया दोनों प्रदान करता है कम्युनिकेशन को थ्रू करने के लिए बिटवीन डिवाइसेस। और लास्ट में ये देखिए 3 नंबर पे डाटा हमें पहुंच गया। आइए अब देखते हैं कि फिजिकल यूटीपी जो केबल होती है या फिजिकल तांबे की तार होती है उनमें डाटा फ्लो कैसे करता है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में करंट प्रवाह कैसे करता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल वायर तांबे में आप करंट ही प्रवाह करते हैं फिजिकल लेयर में, और डाटा लिंक लेयर में उसका वर्चुअल कंसेप्ट बन जाता है हमारा। तो किसी भी तार में करंट प्रवाह करने के लिए आपको 2 तारे चाहिए होते हैं। अपने घर में जो प्लग होते हैं इनमें पहला वाला हो जाता है अर्थ, एक हो जाता है न्यूट्रल और एक हो जाता है लाइन, डेट इज फेस। ये रहता है, तो करंट आता है फेस से और होके चला जाता है वापस न्यूट्रल में। तो ये सर्किट हो जाता है कंप्लीट, और हमारा जो भी लाइट बल्ब या अप्लायंस हो वो चल जाता है। सेम ऐसे ही ये देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी करंट हमेशा लूप में फ्लो करेगा, जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे, हमेशा लूप में फ्लो करेगा। अगर ये सर्किट टूट जाएगा तो ये करंट फ्लो करना बंद कर देगा, हेंस डाटा भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डाटा एक्चुअली क्या है फिजिकल लेयर में वो वोल्टेज और करंट में ही चल रहा है। बिल्कुल सही। और इसके साथ इन दोनों को कंबाइन करके बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब भी वोल्टेज और करंट होगा तो एक फ्रीक्वेंसी भी देगी। जैसे सपोज हमारे आजकल घरों में जो कमर्शियल होती है वो 50 हर्ट्ज पे रहती है, वोल्टेज आता है इसका 250 और करंट आपके लोड अनुसार रहता है। तो ऐसे ही जब भी हमें कोई भी ट्रांसरिसीवर में डाटा ट्रांसमिट करना होगा थ्रू वायर, तो हमें करंट और वोल्टेज का यूज़ करना पड़ेगा विद सम फ्रीक्वेंसी, और हम डाटा ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हमेशा लूप चाहिए होता है। लूप, सपोज नोड 1 नोड 2 को कोई डाटा देना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक सर्किट बनाना पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो डाटा ट्रांसमिशन हैपन होगा। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सपोज एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये हो गया नोड 1, ये हो गया नोड 2। इन दोनों बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो हमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कनेक्टर भी चाहिए होंगे। डाटा ट्रांसफ़र हम जो तांबे की तार है, जो हम जिसे यूटीपी कह रहे हैं, एसटीपी कह रहे हैं सपोज, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, उन कनेक्टर्स को बोलते हैं RJ45। तो सपोज ये हमारा PC1 हो गया, ये हमारा PC2 हो गया, जिनके बीच में डाटा फ्लो करना है। इन दोनों में हमें जो कनेक्टर कहलाया जाएगा वो RJ45 पोर्ट होगा, और इन दोनों के बीच में एक केबल लगाई जाएगी जिसके इस एंड पे भी RJ45 होगा, इस एंड पे भी RJ45 मेल, इधर मेल और इधर फीमेल, और इस मशीन पे भी फीमेल, क्योंकि फीमेल मेल इंसर्ट होगा ना। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस केबल के अंदर 8 वायर्स होंगे, 8 वायर्स होंगे। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट कर दूंगा, यहाँ से इंटरसेक्ट कर दूंगा, तब ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इनके अंदर जो वायर्स होंगे 8, जो 8 वायर्स होंगे वो सर्किट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
वो आपस में लूप्स बनाएंगे यूं, इस तरह से करके। तो जब लूप्स बनाएंगे तो यहाँ पे सेंसर लगा होगा, सपोज यहाँ पे सेंसर लगा होगा, तो ये इस करंट को सेंस करके इनडायरेक्टली इन्हीं को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, 0 1 0 1 1 1, सपोज कैसे भी चल रहा है। अगर मान लो कि करंट हाई से वोल्टेज हाई से लो में ड्रॉप करके जा रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा 0, और लो से अगर वोल्टेज हाई की तरफ जा रहा है तो हो जाएगा 1। तो ऐसे ही वोल्टेज अप एंड डाउन को सेंस करके डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है 0 एंड 1 में। तो करस्पॉन्डिंग रिसीवर साइड में डाटा फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएट हो जाता है डाटा। और वो डाटा रिक्रिएट होकर आगे अपर लेयर्स में जाना शुरू कर देता है, जैसे कि फिजिकल से चला जाएगा डाटा में, डाटा से चला जाएगा नेटवर्क में, नेटवर्क चला जाएगा ट्रांसपोर्ट में, एंड देन एप्लीकेशन लेयर में। तो आइए हम RJ45 देख लेते हैं कि RJ45 दिखता कैसा है। तो RJ45 पोर्ट हमारा ये वाला है, ये वाला फीमेल है, और ये वाला जो है जो केबल में लगा हुआ है ये वाला पोर्ट, दैट इज कॉल्ड मेल, ये मेल है। इन दोनों को इंसर्ट कर देंगे तो ठीक है। और ये वाली जो केबल देख रहे हैं हमारे ब्लू कलर की, ये UTP है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि UTP कितने प्रकार की होती हैं, UTP हम किस किस को इंसर्ट कर सकते हैं, आगे कनेक्टर कैसे कैसे होते हैं। तो ये वाला अभी हमने देखा है, ये होता है RJ45। और एक और कनेक्टर होता है गोल्ड कलर का, ये आप देख रहे हैं गोल्ड साउंड का, इसको बोलते हैं M12 जैक। ये दोनों ही सिस्टम पे इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक रूटर देख रहे हैं, रूटर में सबसे पहले क्या है, ये वाले जो पोर्ट्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्ट्स हैं जो टोटल ये RJ45 पोर्ट्स हैं। RJ45 पोर्ट्स क्या है, यहाँ पे अगर सिस्टम में जैसे हमारे पीछे निक कार्ड लगा होता है, सपोज निक कार्ड हमारा ख़राब हो गया या नहीं भी है, तो हम उसमें अंदर PCI कार्ड इंसर्ट करते हैं, जो कि ऐसा होता है, ये इंटरनल निक कार्ड है। तो ये पोर्ट और ये पोर्ट बिल्कुल सेम होते हैं, आपके PC में हो चाहे रूटर में हो चाहे स्विच में हो, बिल्कुल सेम होते हैं। ये फीमेल जैक्स होते हैं और इनका मेल जैक हमने ये देखा है। अब क्या होता है, इसके अंदर 2 एडिशनल पोर्ट दिए हैं, एक ये और एक ये क्या हो गए, ये SFP के लिए होते हैं, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, इसका फुल फॉर्म है। अब क्या होता है, ये हम बाउंड हो गए हैं यहाँ पे RJ45 के लिए ही, लेकिन सपोज हम इसमें फाइबर डालना चाहते हैं तो RJ45 पे फाइबर नहीं जाएगा, क्योंकि RJ45 पे तो इथरनेट चलता है। इथरनेट मतलब फिजिकल केबल चलेगी आपकी कॉपर की। अगर आपको इसमें फाइबर डालना है तो आपको ये जैक्स जो खाली दिए गए हैं SFP के पोर्ट्स, जो खाली जैक्स है, इनमें आप SFP इंसर्ट कर दीजिए, ये ऐसी करके SFP आएगी आपकी, ये इंसर्ट कर दीजिए, आगे इनके फाइबर की केबल लग के थ्रू हो जाएगी। तो ये जैक्स इसलिए इंटेंशनली खाली दिए जाते हैं 2। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे SFP दिखाया हुआ है, ये पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट नंबर 2, ये दोनों इंटेंड है SFP के लिए। तो यहाँ पे हमने SFP दिखाया, SFP प्लस है एक्चुअली SFP का एनहेंस वर्जन, और यहाँ से ये फाइबर लग जाएगी, ये फाइबर है और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहें तो SFP वो वाली भी यूज़ करते हैं जिसके आगे इथरनेट लगा हो, तो यहाँ पे इथरनेट मतलब यहाँ पे RJ45 पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आप फाइबर वाली यूज़ करिए, चाहे आप नॉर्मल यूज़ कर लीजिए 45 वाली। अब ये SFP का एक्चुअल व्यू है, ऐसी लगती है। बैक साइड ये है जो रूटर की तरफ इंसर्ट हो जाएगी और ये सामने आपकी तरफ रहेगी। अब ये क्या है, इसमें 2 तार जाती हैं, 1 और 2 फाइबर चलती हैं। अगर आपको डुप्लेक्स चाहिए तो आप दोनों यूज़ के लिए, सिंप्लेक्स चाहिए तो आप एक को बंद कर दीजिए, मतलब ऐसी SFP लेके आएंगे जिसमें एक ऑलरेडी बंद हो, तो ये सिंप्लेक्स में काम करेगी। तो इस तरह से इसके रूटर्स के सारे पोर्ट्स हम कवर कर लेते हैं। बाकी जो ये जो छोटे पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये कंसोल पोर्ट है, ये हम जो आपको रूटर्स पढ़ाएंगे तब इसमें कवर कर लेंगे आगे। अब देखते हैं कि UTP और STP, जो मैं आपसे बता रहा था कि आगे देखेंगे क्या होती कैसी हैं। जो ये वाली जो है इसको कहेंगे UTP अनशील्डेड टू स्टेट पेयर, और ये वाली जो है इसको कहेंगे STP शील्डेड टू स्टेट पेयर। तो सबसे पहले देखते हैं UTP के अंदर 8 तार होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअल जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो हमारा 4 तार पे ही होता है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि बाकी बची हुई 4 तारों का करते क्या है। ऐसे ही इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं होती, अगर केबल में कुछ कट फट लग गया तो डायरेक्टली वो इन छोटी छोटी जो तार होती हैं जो इंसुलेट होती हैं तांबे की, इनके अंदर भी आ सकता है, इनका सिग्नल्स बाकी बाहर कहीं भी लीक हो सकता है। अब लेकिन ये STP ऊपर जैसे हमने देखा है, केबल की तार जो घर पे यूज़ करते हैं हम लोग, उसके ऊपर एक वायर की मैश होती है, सेम मैश ऐसी चढ़ी होगी, ये होगी मैश
और इसके अंदर इन तारों को इंसुलेट किया गया होगा ताकि बाहर से अगर ये कट फट जाए या कल से कल बाहर से ग्राउंडिंग ले ले तो अंदर की तारें सुरक्षित रहें। बस इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है। बाकी सेम यहाँ से यहाँ तक 8 तारें होती हैं और फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम होती है। हालांकि एसटीपी की कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है और यूटीपी की कॉस्ट थोड़ी सी लो होती है, लेकिन वो इन तारों के गेज पे भी डिपेंड करती है कि कितने AWG का है कीमत, क्योंकि भैया तांबी कीमत आजकल आसमान छू रही है। आइए आगे देखते हैं हम स्ट्रेट थ्रू केबल। अब हमने केबल तो पीछे देख ली कि 8 तारें होती हैं। अब देखते हैं हम डाटा फ्लो कैसे कैसे होगा। सपोज ये पीसी है और ये स्विच है, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे डिवाइस होते हैं। तो पीसी का जो ट्रांसमीटर होगा वो 1 और 2 नंबर पिन पे होगा। जो हमने RJ45 जो पीछे जैक देखा था उसके अंदर 8 तारें लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो सबसे पहली तार होगी यहाँ पे ये, और सबसे लास्ट वाली यहाँ पे 8, बीच में करस्पॉन्डिंग 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, पीसी का जो 1 नंबर पिन होगा वो ट्रांसमीटर होगा, 2 नंबर पिन भी ट्रांसमीटर होगा। क्यों? क्योंकि भैया सर्किट तो ऐसे थ्रू होगा, जब घूम के वापस सर्किट आएगा यूं पीसी के पास तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, डेट इज डाटा फ्लो होगा। अब यहाँ का जो पीसी का जो 1 और 2 नंबर का पिन जो कि ट्रांसमीटर सर्किट कंप्लीट कर रहा है वो कि सेम 1 और 2 नंबर पिन उसी केबल पे उसी जैक पे स्विच में रिसीवर का काम करेगा। क्योंकि जब पीसी ट्रांस करेगा तो रिसीवर को रिसीव करना चाहिए। अगर स्विच भी ट्रांस कर देगा तो डाटा बीच में क्लैश हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जब पीसी ट्रांसमिट करेगा 1 और 2 नंबर पे तो रिसीवर को डेट इज स्विच उसको 1 और 2 पे रिसीव करना चाहिए। सेम एज जब डाटा जो है ट्रांसफर होगा स्विच से यूं इस तरफ पिन नंबर 3 और 6 पे, तो पीसी को रिसीव करना चाहिए करस्पॉन्डिंग पिन में 3 और 6 पे। तो इस हिसाब से जो डाटा फ्लो होता है वो पीसी का जो पोर्ट रहेगा वो करेगा 1 और 2 पे ट्रांस एंड 3 और 6 पे रिसीव। और सेम पे ये हो गया पीसी की कंडीशन। और सेम जो स्विच होगा वो उसका उल्टा करेगा, इस पे रिसीव करेगा और 3 और 6 पे ट्रांस करेगा, तभी डाटा फ्लो हो पाएगा। आगे देख लेते हैं इनको फिजिकल पोर्ट्स में। स्ट्रेट थ्रू जो केबल होती है, स्ट्रेट थ्रू केबल में हम एक जैक और दूसरी जैक, सपोज यहाँ पे एक RJ45 कनेक्टर है, यहाँ से केबल गई और यहाँ पे भी RJ45 का कनेक्टर दिया, तभी तो हम यहाँ से पीसी में और यहाँ से स्विच में जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पे जो 8 पिन का कनेक्टर होगा और यहाँ पे जो 8 पिन का कनेक्टर होगा, ये जो बीच में तारें होंगी 1:1 कनेक्ट होंगी यहाँ से और यहाँ से भी, इनको कहते हैं हम स्ट्रेट थ्रू केबल। तो जैसे यहाँ की 1 नंबर जो पिन है वो 1 नंबर पिन से कनेक्ट होगी, सेम 2 नंबर पिन 2 नंबर पिन से कनेक्ट होगी, करस्पॉन्डिंग 6 नंबर पिन यहाँ पे 6 नंबर पिन से कनेक्ट होगी। क्योंकि फिलहाल हमें 4 तारें चाहिए कनेक्शन के लिए तो हमने 4 तारें दिखाएं, एक्चुअल में पूरी की पूरी 8 की 8 तारें कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। क्योंकि 8 तार होती हैं यूटीपी में, तो हम 4 में डाटा फ्लो होता है तो 4 हम उसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। यदि हम सेम जब डाटा फ्लो ज़्यादा बढ़ाएंगे 1 Gbps करते हैं तब हम ये 8 के 8 को यूज़ कर लेते हैं। और आजकल जितने भी इथरनेट पोर्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मॉडर्न डिवाइसेस में 1 Gbps पे ही आ रहे हैं। वो बात अलग है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के आधार पे वो 10 Mbps/100 Mbps पे भी चल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वो 1000 Mbps चलने के लिए कैपेबल होते हैं। आइए अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम। सपोज एक पीसी है, पीसी के अंदर जो निक कार्ड है वो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है स्विच के माध्यम से आगे। तो ये कैसे करेगा डाटा ट्रांसफ़र? सबसे पहले क्या करेगा, हमें पता है पीसी का पिन नंबर 1 और 2 ट्रांस होता है और 3 और 6 रिसीव होता है। तो यहाँ से पिन आउट पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 में ट्रांस हो जाएगा, 3 और 6 में रिसीव। हम ट्रांस पहले देखते हैं इधर से, ये हो गया। एज करस्पॉन्डिंग जो स्विच में होगा 1 और 2 जो हो जाएगा रिसीव हो जाएगा, ये रिसीव में चला गया 1 और 2, यहाँ से चला गया ट्रांस 1 और 2। अब जब स्विच ट्रांस करेगा 3 और 6 में तो पीसी को इसे रिसीव करना होगा, तभी तो डाटा कम्युनिकेशन हैपन होगा। ये हो गया। अब डाटा यहाँ तक आ गया स्विच के पास। अब स्विच से डाटा आगे ट्रांसफ़र होगा जो भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो स्विच भी सेम वैसे ही करेगा। 1 और 2 को रिसीव करेगा, 3 और 6 को ट्रांस करेगा, तो ये आगे 3 और 6 पे ट्रांस कर देगा और सेम रिसीव कर लेगा आगे जो भी डिवाइस होगा। सपोज ये डिवाइस है तो इस डिवाइस से
डाटा कम्युनिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेट थ्रू केबल काम करती है। अब देखते हैं क्रॉस केबल क्या होती है। जैसे हमने स्ट्रेट की थी वैसे ही क्रॉस कर देते हैं। ये वाले क्या हो गए हमारे पीसी में ट्रांस एंड ये दोनों रिसीव, ऐसे ही पीसी में ट्रांस रिसीव। तो जाहिर सी बात है हम ट्रांस को ट्रांस से नहीं जोड़ सकते, ये नहीं जोड़ सकते, और रिसीव को रिसीव से नहीं जोड़ सकते। तो कोई भी सिमिलर डिवाइसेस में हम ये काम नहीं कर सकते। तो चाहे हम पीसी जोड़ें और चाहे तो हम स्विच जोड़ें, ये दोनों सिमिलर डिवाइस हो गए। तो कोई भी सिमिलर डिवाइस होंगे तो वो हम उनके बीच में क्रॉस केबल ही यूज़ करेंगे। जैसे कि स्विच है, स्विच में हमें पता है 3 and 6 क्या काम करता है, ट्रांस रिसीव। अगर मैंने यहाँ रिसीव किया है तो सामने वाले को ये भी रिसीव है और ये ट्रांस, तो ये वाले रिसीव को इस ट्रांस से जोड़ना पड़ेगा एंड देन इस ट्रांस को इस रिसीव से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। अब हमने यहाँ पे यही काम किया है। देखते हैं 1 and 2 के पिन को हमने देखिए 3 and 6 से जोड़ दिया इधर, और सेम 1 and 2 को 3 and 6 बैकवर्ड जोड़ दिया, तो डाटा कम्युनिकेट कर जाएगा बिटवीन सिमिलर डिवाइसेस में। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें कि हम किस टाइप के कलर कोडिंग यूज़ करते हैं। जब हम कनेक्टर बनाते हैं RJ45 तो 2 प्रकार की लाइन हमारे सामने रहती है लाइन कोडिंग। एक होती है T568A और एक होती है T568B। तो इसमें से यूज़ कौन सी करनी है? तो जो T568B होती है ये यूज़ होती है अमेरिका में और यूरोपियन में, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होती है, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में T56B होती है, जिसमें कि अपना इंडिया भी आता है। तो हम ये वाली ही यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, पहली लाइन हमारी हो जाएगी ये वाली और दूसरी लाइन हो जाएगी ये वाली। डाटा फ्लो इन्हीं में करेगा, बाकी रेस्ट इसमें डाटा फ्लो नहीं करेगा, इसमें डाटा फ्लो नहीं करेगा, लेकिन हम इसे कनेक्ट जरूर करेंगे। तो कलर कोडिंग हम कौन कौन सी फॉलो करेंगे? जो केबल में विभिन्न प्रकार के कलरों की केबल होती है, तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे ऑरेंज वाइट, सेकंड में ऑरेंज, तीसरे में करेंगे हम ग्रीन वाइट, चौथे में ब्लू, पांचवें में ब्लू वाइट, छठे में ग्रीन, सातवें में ब्राउन वाइट और आठवें में ब्राउन। यही कलर कोड हमको फॉलो करना है क्योंकि स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में यही यूज़ होता है। इंडस्ट्री में यही स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कल को पता लगा कोई काम करके चला गया, दूसरा काम करने आया तो समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या गया है, कौन सा तार कहाँ पे जा रहा है डाटा लेके। इसलिए हम एज इट इज़ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। तो आई होप सो कनेक्टर्स में आपको कलर कोड समझ में आ गया होगा। इसमें आगे देखते हैं कि RJ45 के वेरिएशंस होते हैं। RJ45 जो कनेक्टर होता है, तो RJ तो पता ही हमें, RJ जो है तो स्टैंडर्ड जैक को कहते हैं। 45 नंबर है जो कि इथरनेट ने दिया है थ्रू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जब से जैक इवॉल्व होके आए हैं तो जो 45 नंबर का जैक है वो RJ45 कहलाता है। अब इसके पीछे के सफिक्स भी होते हैं C, माइनर चेंजेस होते हैं जैक्स में, तो उन्हें हम सफिक्स यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं C। ये जो C वाला जो जैक होता है ये क्या होता है, RJ45C। ये क्या काम करता है, ये फ्लश माउंट जैक होता है। फ्लश माउंट का जैक का मीन्स क्या हो गया, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको, इस टाइप का। ये हमारे जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं, ODU वगैरह होते हैं एंटीने में, उनमें यूज़ होता है। ये वाटरप्रूफ होता है। यहाँ से हम RJ45 लगा देंगे और यहाँ से इसको नट के थ्रू सिस्टम में कस देते हैं, तो हमारी केबल तो यहाँ से आ गई और इस सिस्टम में अंदर लेके चला गया डाटा, और ये वाटरप्रूफ हो गया। तो ये जैक हो गए टाइप C। अब टाइप W वॉल माउंट जैक होता है। वॉल माउंट जैक ऐसा होता है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ऐसे होते हैं। इनको क्या करते हैं, जब भी हम दीवार पे सॉकेट लगाते हैं, दीवार पे जब भी वायरिंग करते हैं, सॉकेट लगाते हैं, क्लोजेट लगाते हैं, तो उसमें हम RJ45 मेल लगा के अपने PC तक खींच लेते हैं। तो जो दीवार पे जो सॉकेट लगता है, क्लोजेट लगता है, उसको ये कहते हैं RJ45W कहते हैं उसे। अब RJ45S किसे कहते हैं, RJ45S सिंगल लाइन जैक ये होता है। जो हमारे केबलों के दोनों बोथ एंड पे जो कनेक्टर यूज़ होते हैं उसे हम S नाम से डोनेट करते हैं, सिंगल लाइन जैक। अब देखते हैं मल्टीपल लाइन जैक क्या होते हैं। जैसे एक ही जैक के अंदर मल्टीपल कनेक्टर्स हो गए, 1 और 2, तो इनको हम कह देंगे मल्टी लाइन जैक। और इसके बाद आता है X। ये X का काम क्या होता है, RJ45X में क्या होता है, ये एंगुलर पैच पैनल होता है जो कि एक पैसिव डिवाइस होता है। उसमें कई सारे आप देखेंगे
यूँ जैक्स लटके होते हैं, ये सारे के सारे पैसिव होते हैं। इनके पीछे से क्लोसेट से वायरिंग करके यहाँ सपोज अगर सिस्टम की रैक है, सिस्टम में कोई L2 डिवाइस लगा है, स्विच लगा है जिसमें कई सारे पोर्ट्स हैं, तो यहाँ से हम हार्ड वायरिंग कर देते हैं, मतलब कि ये चेंज नहीं होते। ऐसे करके वायरिंग चली जाएगी पीछे पीछे पीछे, और यहाँ पे हम अपने पीसी को लगा सकते हैं। जो भी छेड़खानी करनी है वो हम यहीं से करते हैं फर्दर, ना कि हम सिस्टम रैक में डायरेक्टली किसी रूटर या स्विच में छेड़छाड़ नहीं करते। यहीं से केबल यहाँ से उठा के, अगर यहाँ केबल डालनी हो यहाँ डाल देंगे, यहाँ से उठा के डालनी हो यहाँ डाल देंगे। तो कुछ भी अगर ख़राब होगा तो यहीं पे ख़राब होगा, क्योंकि जैक निकल रहे हैं, डल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ख़राब भी होंगे। और हमारा सिस्टम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इन सिस्टम की कीमत ज़्यादा है, इसकी कीमत काफ़ी कम है। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को एक्स कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। RJ45X इस सिंगल की बात कर रहा हूँ मैं। आइए आगे चल के देखते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पिन्स सिमिलर होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस की पिन्स सिमिलर बिहेव करती है। तो जो पीसी के जो पोर्ट होते हैं जिनमें जो ट्रांसमिशन होता है 1 और 2 में, वो रूटर्स में भी होता है और वायरलेस एक्सेस पॉइंट में भी होगा। वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमने आपको सोहो में बताया था, जो कि वाईफाई को एक्सेस करने के काम आता है, यानी वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन में काम आता है लैन में। ये इथरनेट नहीं होता, इसको बोलते हैं 802.11 ये प्रोटोकॉल होता है, और जबकि इथरनेट का होता है 802.3। ये दोनों हैं तो 802 के ही पार्ट, लेकिन अलग अलग हैं। तो हमने देखा सिमिलर डिवाइसेस कौन कौन से हैं, पीसी, रूटर और एपी। अब अपोजिट साइड में स्विचेस और हब्स, ये दो अलग सिमिलर डिवाइसेस हैं। स्विचेस में 3 और 6 पे ट्रांस होगा, हब में भी 3 और 6 पे ट्रांस होगा। एक्चुअली हब ऐसा काम नहीं करता, हब तो एज अ रिपीटर ही काम करता है। वो आने वाली वीडियो में हम आपको अच्छे से बता देंगे, या इस वीडियो के एंड पे भी कोशिश करेंगे आपको थोड़ा बहुत हब के फंक्शन को समझा दिया जाए। तो सिमिलर डिवाइसेस कौन कौन से हो गए, पीसी, रूटर, एपी, और डिसिमिलर डिवाइसेस हो गए स्विच और हब्स, लेकिन ये आपस में सिमिलर है। आइए आगे देखते हैं। अब एक टिपिकल एग्जांपल देखते हैं, कहाँ हमें क्रॉस केबल यूज़ करनी है, कहाँ हमें स्ट्रेट केबल यूज़ करनी है। तो सपोज ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है, इन दोनों के बीच में नेटवर्क बना हुआ है, एक लैन बना हुआ है स्विचेस के माध्यम से। अब सबसे पहले स्विच से पीसी जुड़ेगा, तो ये डिसिमिलर डिवाइस है, तो मतलब एकदम स्ट्रेट केबल लगेगी। यहाँ पे भी पीसी से स्विच में जुड़ गया, स्ट्रेट केबल लग गई, ये स्ट्रेट लग गई, यहाँ भी स्ट्रेट लग गई। अब क्या हुआ, बिल्डिंग 2 में स्ट्रेट, स्विच और पीसी के बीच में स्ट्रेट। अब ये आ गए। अब इंटर बिल्डिंग जब हम देखेंगे तो स्विच से स्विच जुड़ गया, सिमिलर डिवाइसेस जुड़ गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रॉस केबल लग जाएगी। और स्विच से स्विच जुड़े हुए हैं इंटर बिल्डिंग, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो यहाँ भी क्रॉस लग जाएगी। और स्विच से स्विच जुड़ा था, यहाँ भी क्रॉस केबल लगेगी। हालांकि इनके अंदर रूटर, जो सिस्को के रूटर स्विच और रूटर्स आते हैं, इनके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है ऑटो MDIS नाम से। अगर आपने केबल गलत लगा दी है तो वो अंदर ही इनके लॉजिक को चेंज करके केबल को थ्रू कर देती है। लेकिन सिस्को के माध्यम से और CCNA के पेपर के हिसाब से हमें इसको कंसीडर नहीं करना है, और केबल हमें राइट चुननी है, क्योंकि पेपर में ऑटो MDX नहीं आएगा। एक एडिशनल फीचर है सिस्को द्वारा दिया गया जो। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि हम 2 ही पेयर यूज़ करते हैं, टोटल 4 पेयर वायरों में से 1 पेयर ये और 1 पेयर ये। बाकी 2 काम क्या करते हैं, तो बाकी 2 काम करते हैं जब हमारी स्पीड बढ़ती है इथरनेट की 1000 यानी गीगाबिट 1G। जब गीगाबिट जो स्पीड बढ़ जाती है तब हमारे 2 पेयर में काम नहीं बनता, हमें इसमें 4 पेयर की आवश्यकता पड़ती है। 4 पेयर पे डाटा ट्रांसफ़र होता है इसमें हमें। तो 4 पेयर में कैसे होता है, 1 पेयर ये, 2 पेयर ये, 3 पेयर ये, 4 पेयर ये। 1 2 हमें पता ही था, 3 और 6 हमें पता ही है, 3 6 तो पहले ही वाले थे। अब बचा कौन सा, 4 5 और 7 8 का भी एक एक पेयर बना देते हैं। अब ये जितने भी पेयर होंगे ये सारे के सारे बाई डायरेक्शनल होंगे, इसमें कोई ट्रांस नहीं होगा और कोई रिसीव नहीं होगा। ये सारे के सारे बाई डायरेक्शनल होंगे, ट्रांस भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे साथ ही साथ में। ये सब के सब ट्रांस ओब्लिक रिसीव करेंगे। और अपोजिट एंड पे जो भी डिवाइसेस होंगे, सपोज स्विच हो गए और पीसी हो गए, ये आपस में तय कर लेते हैं कि हमें किसको कब ट्रांस करना है, किसको कब रिसीव करना है। फुल डुप्लेक्स में जब काम करते हैं तो ये ऐसे करके काम कर लेते हैं। तो हमारी इस केस में 8 की 8 तारे यूज़ हो जाती हैं, मतलब 4 पेयर यूज़ हो जाते हैं। फुल क्लोसेट जो होता है RJ45 का फंक्शन में आ जाता है। आइए देखते हैं अब फाइबर के बारे में।
हमने इथरनेट की लैन केबल देख ली है जो कि तांबे की होती है। हमने एसएफपी के अंदर जो है तो फाइबर को यूज़ किया था। आइए फाइबर को जान लेते हैं। फाइबर क्या होता है, ये ग्लास का कोर होता है, बस इसी को फाइबर कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइबर। डाटा इसी के थ्रू जाएगा। और कुछ कुछ केबलों में ये प्लास्टिक का भी हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का आजकल जनरली यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, फाइबर की ही ग्लास होती है ये फाइबर होगा ग्लास है। आप सोचेंगे टूट जाएगा, लेकिन ये फ्लेक्सिबल गिलास होता है जो कि टूटता नहीं है। हालांकि इसको अगर हम थोड़ा ज़्यादा बेंड कर देंगे टूट जाता है, तो ये फाइबर को ज़्यादा बेंड करना नहीं होता है। फाइबर की ग्लास होगी, उसके ऊपर होगी क्लैड, क्योंकि जब फाइबर में या ग्लास में हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो बाहर निकल जाएगी यूं इस तरह से। तो ये लाइट ना निकले इसके लिए क्लैड होती है कि लाइट अगर निकलने की कोशिश करेगी तो क्लैड उनको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा वापस फेंक देगी अंदर, यहाँ से फेंक देगी और डाटा इस माध्यम से थ्रू करने लगेगा। दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। कोर हो गई हमारी ग्लास की, क्लैडिंग हो गई। अब इनके ऊपर एक बफर लगा देते हैं ताकि इन दोनों को चोट ना लगे और ये सुरक्षित रहें, तो उनके ऊपर प्लास्टिक का एक बफर लगा देते हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रेंथनर लगाते हैं, वायर का मैश लगा देंगे या इस टाइप से कोई भी पीवीसी की कोई हार्ड कोटिंग कर देंगे जिससे कि स्ट्रेंथनर आ जाएगा। अब ये जल्दी हिलेगा नहीं। और उसके ऊपर पीवीसी जैकेट लगा देंगे, आउटर जैकेट, जो कि इसको दीमक ईमक से बचा लेगा और इस पर कोई भी चोट वोट आने से रोक देगा इसको। तो इस टाइप से पूरी फाइबर बनती है। फाइबर में कितने पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आइटम मिलके फाइबर कंस्ट्रक्ट की जाती है। आइए आगे देखते हैं फाइबर में डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो फाइबर के 2 मोड होते हैं, एक होता है एमएम मोड, एमएम मतलब मल्टी मोड, और एक होता है सिंगल मोड। तो मल्टी मोड देखें, मल्टी मोड में क्या होगा कि हम एलईडी का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स। अब एलईडी तो लाइट चारों तरफ फेंकती है, यहाँ पे ये फाइबर है और ये क्लैड है इसकी, ये फाइबर होगी बीच की, मतलब कोर हो गया। अब इसमें जो लाइट जाएगी वो यहाँ से इस तरह भी थ्रू होगी, इस तरह भी थ्रू होगी। अभी क्योंकि क्लैड लाइट को ऊपर नहीं जाने देगा, वापस नीचे फेंक देगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे निकल गई, सेम इधर से भी लाइट आएगी, इधर भी निकल जाएगी। ये होते होते सामने जो भी रिसीवर एंड है वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब इस केस में दिक्कत ये आती है कि ये इसे बोलते हैं मल्टी मोड। अब इसमें दिक्कत ये है क्योंकि एक तो सोर्स लाइट एलईडी है लाइट का, तो स्ट्रेट लाइट जा नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि लाइट जितना ज़्यादा घूम के जाएगी उतना ज़्यादा डिस्पर्शन लॉस आ जाएगा, मतलब लाइट ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा लंबी दूरी कैरी नहीं कर सकती, प्लस ज़्यादा डाटा कैरी नहीं कर सकती। अब दूसरी जो केबल आती है वो होती है सिंगल मोड। सिंगल मोड जो केबल होती है उसमें लेज़र का यूज़ करते हैं। लेज़र जो होती है आपको पता होगा सिंगल वेवलेंथ पे होती है और एकदम पिन पॉइंट डायरेक्शन में डाटा को थ्रू करती है। तो ये लेज़र में डाटा थ्रू होता चला जाएगा एकदम सीधा और अदर एंड पे मिल जाएगा। तो ये जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें डाटा रेट हाई कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन ये महंगी आती है और ये थोड़ी डेलिकेट होती है, इनको संभाल के सजोग के रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है कंपेयर टू ये वाली मल्टी मोड। अब मल्टी मोड फाइबर जो है उसमें 2 फ्रिक्वेंसी काम करती हैं, एक 850 एक 1300, जबकि सिंगल मोड पे काम करती हैं 1310 और 1550। जबकि जो ये बैंड होता है ये एक्चुअल बैंड होता है 850 से लेके 1670 नैनोमीटर का। लेकिन इसके बीच में जो ग्लास होता है, फाइबर के अंदर जो ग्लास होता है, ये किस फ्रिक्वेंसी में ऑप्टिमाइज हो और सामने आपके जो यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है ये किस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने के लिए ऑप्टिमाइज होता है या वेवलेंथ को पकड़ने के लिए ऑप्टिमाइज है। जैसे नैनोमीटर है तो वेवलेंथ है, ये किस वेवलेंथ को पकड़ने के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज है तो वो उसी हिसाब से हम वेवलेंथ का यूज़ करते हैं। तो ये हो गए दोनों मल्टी मोड में और ये हो गए सिंगल मोड पे। जो यहाँ पे जो डिवाइस लगा होगा उसे SFP कहते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही जब हमने आपको रूटर दिखाया था। अब आप आगे देख लेते हैं इसमें कि SFP में जो कनेक्टर्स लगते हैं किस किस टाइप के होते हैं। एक होता है FC, ST, LC, E2000, SMA और SE। इतने कनेक्टर्स जो होते हैं टोटल 6 नहीं होते एक्चुअली, ये कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 6 का। ये कनेक्टर हम फाइबर्स में यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। पीछे यहाँ पे हमारी वही OFC लग जाएगी, OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर लग जाएगी, यहाँ से लग के चली जाएगी। इन सब के पीछे फाइबर लगी होगी,
फाइबर की केबल। तो और आगे ये कनेक्टर्स हो गए जो कि सिस्टम में जैक के रूप में इंसर्ट होंगे, डाटा लेके जाएंगे आगे। तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स हैं OFC के कनेक्टर्स की। अब OFC में क्या होगा, जब भी जैसे हम देखते थे UTP के अंदर तो दो तारें होती थी, मतलब 2 पेयर होते थे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, पेयर 1 पेयर 2, हर पेयर में 2 तारें होंगी। तो ट्रांस के लिए एक, रिसीव के लिए एक। ऐसे ही जब हम डाटा फ्लो करेंगे फाइबर के माध्यम से तो इसमें भी ट्रांस और रिसीव अलग अलग होगी। तो जैसे सपोज ये SFP हो गई, SFP के अंदर एक फाइबर हो जाएगी ट्रांस के लिए और एक फाइबर हो जाएगी रिसीव के लिए। तो जब भी हम एक सर्किट यूज़ करेंगे डाटा ट्रांसफ़र के लिए सर्किट यूज़ करेंगे तो वो 2 फाइबर कंज्यूम कर लेगा एक सर्किट। तो इस तरह से SFP काम करती है। अब थोड़ा SFP के बारे में भी जान लेते हैं। आइए, SFP दिखती कैसी, होती कैसे। SFP दिखती ऐसे है, यहाँ पे ये फाइबर के 2 टर्मिनेशन हो जाएंगे और ये इसका क्लोजेट हो जाता है। पीछे का पोर्शन ये चला जाता है हमारा सिस्टम के अंदर, डिवाइस के अंदर, या रूटर हो गया या स्विच हो गया। आगे यहाँ पे फाइबर के जैक लग जाएंगे। LC क्या है, ये वाले कनेक्टर को LC कहते हैं, इन कनेक्टर्स को LC कहते हैं। और ये तो हमने पीछे देखे कि ये तो RJ45 ही है। आइए देख लेते हैं, SFP के टाइप्स देख लेते हैं। SFP के टाइप्स होते हैं SX, MX, LX, EX, ZX, EZX और BX। इनमें जो सबसे छोटे दूरी की जो होती है वो ये वाली SFP होती है जो कुछ मीटर्स ही चल पाती है, और सबसे दूरी होती है ये वाली जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, 200 किलोमीटर तक उठा लेती है, और ये कुछ फ्यू मीटर तक ही जा सकती है, कुछ 100 मीटर्स तक ही जा सकती है। SX होती है, और ZX होती है बहुत लंबे लंबे दूरियों तक लेके जाती है SFP मतलब होता है इसके अंदर का जो भी लेज़र या डायोड है वो कितने पावर से, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से लाइट को ग्लो कर सकता है, तो उसी हिसाब से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये LC डुप्लेक्स में काम करते हैं। डुप्लेक्स मतलब ये 2 देखो यार, एक ट्रांस है एक रिसीव है, और यहाँ पे LC कनेक्टर लग जाएंगे। 100 मीटर से लेके 160 किलोमीटर तक जाएंगे ओवर MMF और SMF। MMF का मतलब हो गया मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर, और डाटा रेट जाएगा 100 Mbps से 1000 Mbps तक। ऐसे ही क्या होगा, SFP और भी होती है, CWDM और DWDM, कोर्स वेवलेंथ डिविजल मल्टीप्लेक्सर, ये हो जाएगा डेंस वेवलेंथ डिविजल मल्टीप्लेक्सर। जब भी हम जैसे मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं कई सारे डिवाइसेस को एक ही फाइबर पे जब हम थ्रू करते हैं तो वो CWDM और DWDM का यूज़ करते हैं। इसमें डाटा रेट काफ़ी हाई होता है, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए SFP यूज़ होती हैं। ये भी LC डुप्लेक्स में यूज़ होंगी क्योंकि LC कनेक्टर लगेंगे इनमें। 10 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक, एक्चुअली ये 400 किलोमीटर तक भी सिंगल मोड फाइबर पे जा सकती है। ये ओनली फॉर सिंगल मोड फाइबर है, और डाटा रेट आपको पता ही है 1000 Mbps, 1000 नहीं होता है एक्चुअली, ये 1.2 Gbps तक भी आजकल चला जाता है। और SFP प्लस अगर यूज़ कर लेते हैं हम लोग, अगर जो मॉड्यूल है जो ये है, अगर इसको हम SFP प्लस यूज़ कर लेंगे तो ये 10 गीगाबिट्स तक भी डाटा चला जाता है। अब SFP का एक पॉइंट पे तो हमने देख लिया कि यहाँ पे फाइबर इंसर्ट किया है। अगर यहाँ पे फाइबर ना होकर RJ45 लगा होता तो ये SFP RJ45 की होती, SFP कॉपर मॉड्यूल की होती। यहाँ इसमें क्या क्या होता है, 1000 बेस T मतलब 1 Gbps, 10/100, 10 और 100 दोनों चल सकती है, 10, 100, 1000 मतलब तीनों का डाटा रेट इसमें एडजस्ट हो सकता है। चाहे आप 10 पे चलाइए, चाहे 100 पे चलाइए, चाहे 1 Gbps पे चलाइए। अब कॉपर की जो हमें लिमिटेशंस पता है 100 मीटर होती है, 2 स्टेट पे हमें पता ही है, सब में 100 पेयर लिमिटेशंस है, डाटा रेट 1000। ये SFP हो गई। अब ये SFP हो गई सिंगल मोड की, ओह नहीं, ये तो मल्टी मोड की SFP हो गई, सॉरी, ये मल्टी मोड की SFP हो गई, सिंगल मोड की SFP हो गई। तो सिंगल मोड की SFP में जब भी आप ये देखेंगे कलर, ये वाला जो कलर है सिंगल मोड पे ये हो जाएगा ब्लैक, ये पहचान है इनकी, और जो भी सिंगल मोड होगी ये हो जाएगा ब्लू। तो आप देखते ही पहचान लेंगे कौन से मोड की SFP है, इसमें कौन सा फाइबर मुझे लगाना है। तो इसके साथ हमारा SFP ख़त्म होता है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कॉस्ट कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व है किसी भी केबल को रोल आउट करने में। तो सबसे पहले देखिए UTP में कॉस्ट, UTP की कॉस्ट सबसे कम होती है, मतलब ये सबसे सस्ता आता है। मल्टी मोड और सिंगल मोड मीडियम कॉस्ट में आते हैं, हालांकि इसमें मल्टी मोड की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है सिंगल मोड से। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ स्विच पोर्ट, स्विच
में जो पोर्ट लगता है, अगर यूटीपी लगाएंगे तो जैक बहुत ही सस्ते आते हैं, मल्टी पोर्ट लगाएंगे तो मीडियम आएंगे, लेकिन हम जब सिंगल मोड लगाएंगे जैक को तो ये महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर के सेंसर्स महंगे आते हैं, ये लेज़र यूज़ करते हैं और ये तो एलईडी यूज़ करते हैं। एलईडी और लेज़र में जाहिर सी बात है लेज़र की कीमत हाई होगी हमेशा। अप्रॉक्स मैक्स डिस्टेंस यूटीपी के 100 मीटर फिक्स होती है, मल्टी मोड की भी 500 मीटर से ऊपर उठ नहीं पाती है, और सिंगल मोड तो हमारी 40 किलोमीटर दिखाई, लेकिन ये 200 किलोमीटर तक भी उठा देती है। CWDM और DWDM के तहत 200 किलोमीटर तक 160 से 200 तक आराम से उठ जाती है, जो कि हमारे BSNL वगैरह आजकल यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी टू इंटरफेस जो है, जिसको हम EMI कहते हैं, वो यूटीपी कैरी कर सकती है। बाहर से कोई भी नॉइस आ रहा हो तो कैरी कर सकती है। क्रॉस टॉक भी हो सकता है। मल्टी मोड जो कि ये ग्लास और लाइट है, ये तो कर ही नहीं सकती। सेम ऐसे ही सिंगल मोड में भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो फाइबर है, गिलास है, तो ये इसमें करंट इंड्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता। रिलेटिव रिस्क ऑफ कॉपिंग फ्रॉम केबल एमिशन। अब क्योंकि ये यूटीपी जो है ये EMI में ससेप्टेबिलिटी शो करती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से डाटा लीक भी हो सकता है, क्योंकि जब ये EMI के साथ इंटरफेयर करके डाटा करप्ट कर सकती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से भी हम डाटा निकाल सकते हैं। और फाइबर में है ही नहीं, क्योंकि फाइबर में तो गिलास है, तो आप उसके ऊपर कितना भी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाल दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर जो है वेव चल रही है। आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम इसमें इथरनेट 802.3 का फ्रेम फॉर्मेट। फ्रेम फॉर्मेट कैसे होगा? फ्रेम फॉर्मेट जो होगा वो 7+1+6+6+2+46 से 1500+4 इतने बाइट्स का फ्रेम बनेगा। अब ये वेरी करेगा, क्योंकि पेलोड जो है इसमें 46 बाइट से 1500 बाइट्स तक आएगा, तो वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो पार्ट होगा इसके अंदर, सबसे पहला पार्ट होगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या करेगा? 7 बाइट का होगा। ये आने वाली बिट को सिंक्रोनाइज करेगा। सपोज सामने से पैकेट आ रहा है आपके पीसी के अंदर, फिजिकल लिंक से इन हो गया RJ45 से, अब चला गया डाटा लिंक के पास। डाटा लिंक को उस फिजिकल वोल्टेज और करंट को सिंक करना है क्लॉक में, यानी कि डिजिटल में उतारना है। तो डिजिटल में उतारने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम की क्लॉक को बाहर से आने वाली डाटा से सिंक करना होगा, तो उसके लिए प्रीएम्बल यूज करते हैं। प्रीएम्बल में क्या करेगा? सिस्टम जो है सामने से आने वाले डाटा को ध्यान से देखेगा और अपनी क्लॉक को उसी के हिसाब से एडजस्ट करेगा, ताकि वोल्टेज अप एंड डाउन जितने समय और जितनी फ्रिक्वेंसीज हो रहे हैं, अपनी क्लॉक को उसमें अरेंज करके उस डाटा को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो सिंक्रोनाइजेशन में प्रीएम्बल यूज हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें? SFD जो है, SFD 1 बाइट का होगा। ये आपको बताएगा कि डाटा कब शुरू हो गया, कि ये लास्ट पैकेट है सिंक्रोनाइजेशन का, अब भैया इसके बाद डाटा शुरू होने वाला है हेडर का। यहाँ तक तो ये तो पूरा सिंक्रोनाइजेशन में ही चला गया, 7 1 + 1 8 बाइट का। इसने बता दिया स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर, कि यहाँ से स्टार्ट फ्रेम स्टार्ट होने वाला है। इसके आगे से जैसे आएगा डेस्टिनेशन वाला जो क्या है, ये मैक एड्रेस होगा डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। ये आइडेंटिफाई करेगा कि सामने वाला जो फ्रेम है जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं, उसका मैक एड्रेस क्या है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल फ्रेम का एड्रेस होता है। जैसे हमारे पास लेयर 3 का एड्रेस होता है IP, लेयर 2 का मैक, और हमारे पास एक और होता है लेयर 4 का एड्रेस क्या होता है? पोर्ट होता है। ऐसे ही सेम हम लेयर 2 में मैक एड्रेस यूज करते हैं डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो इसकी जो बाइट्स होती है वो 6 बाइट का होता है, यानी कि 48 बिट्स का होता है। और इसे हेक्साडेसिमल में हम शो करते हैं तो कितने हो गए? 12 डिजिट का ये एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगला जो 6 बाइट होते हैं वो हमारे होते हैं सोर्स के, और उसके बाद होते हैं टाइप के। टाइप क्या होगा? 2 बाइट टाइप बताता है कि ये जो पेलोड है, ये वाला जो पेलोड है ये किस प्रकार का है। या तो ये IPv4 का होगा, या तो ये IPv6 का होगा। यानी कि उसके ऊपर का जो नेटवर्क लेयर का जो IP है वो IPv4 का है या IPv6 वर्जन का है, ये बताएगा। अब आइए देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये इथरनेट हेडर है, ये इथरनेट टेलर है। अगर IPv4 का है तो जो 2 बाइट की टाइप थी वो अपने अंदर वैल्यू देगी 0800।
अगर 0800 का कोड यहाँ पे इंसर्ट है तो इसका मतलब IPv4 का है, और सेम ऐसे ही यहाँ 86DD है तो IPv6 का पेलोड कैरी कर रहा है ये फ्रेम। तो इस तरह से टाइप काम करता है। पेलोड हमें पता ही, जो भी ऊपर वाली लेयरों से डाटा आया होगा वो सारा का सारा यहाँ पे पेलोड के रूप में हो जाएगा। और इसके बाद ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में FCS होता है। FCS क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है। ये एक तरह का एरर नोन मैकेनिज्म होता है कि अगर ट्रांसमिशन के दौरान डाटा फ्लो के दौरान कोई भी एरर आया है, या तो एरर रिसीव हुआ है या तो डाटा करप्ट हो गया है निक के आउटपुट पे ही, तो ये बता देगा रिसीवर को कि डाटा करप्ट हो गया है। ये कैसे काम करता है, ये CRC के थ्रू काम करता है। इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, CRC अल्गो होता है। ये पूरे के पूरे इस डाटा को, यहाँ तक के डाटा को एक मेथड के माध्यम से कैलकुलेट करता है और उसकी वैल्यू FCS में पुट कर देता है। जब भी ये डाटा रिसीव साइड में रिसीव होगा तो वहाँ पे ये FCS को, या जो एल्गोरिथम है FCS का जो एल्गोरिथम है जिसके अंदर CRC मैकेनिज्म हमने यूज़ किया हुआ है, इसको रिवर्स किया जाएगा। इसके अंदर की जो वैल्यू निकाली जाएगी एक, उस वैल्यू को बचे हुए डाटा के साथ कंपेयर किया जाएगा। ये जो डाटा यहाँ से यहाँ तक है रिकैलकुलेट किया जाएगा इसको, और अगर इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू का निदान होता है, इक्वल टू अगर आता है इन दोनों के बीच में, तब तो ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं आता है वैल्यू तो इसका मतलब है कि डाटा को ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसमें करप्शन आ चुका है, ये डाटा ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हो चुका है। तो इस तरह से FCS काम करता है। हमने देख लिया किसके द्वारा, CRC एल्गो के द्वारा। आई होप सो आप समझ चुके होंगे इसको। आगे देखते हैं कि मैक एड्रेस होता क्या है। हमने अभी आपको पिछले मैक एड्रेस बताया था कि लेयर 2 का जो एड्रेसिंग होती है वो मैक एड्रेस पे होती है। तो मैक एड्रेसिंग होती कैसे है, मैक एड्रेसिंग टोटल 48 बिट्स की होती है। इसका मतलब हो गया कि ये 6 बाइट्स की हो गई और 48 बिट्स की हो गई, और जो कि ये हेक्साडेसिमल में होती है इसलिए 12 डिजिट्स की हो गई। सेम 12 डिजिट 6 6 प्लस 24 24 48। अब क्या होगा कि इसको दिया कैसे जाता है, चूंकि ये पूरा का पूरा इथरनेट किसकी प्रॉपर्टी है, IEEE की। हालांकि ये ओपन है लेकिन बनाई तो उन्होंने ही है। तो कोई भी अगर आपको या किसी भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर को मैक एड्रेस अगर डालना है, मैक एड्रेस जो होता है वो हर डिवाइस का अलग होता है। पूरे विश्व में किन्हीं भी 2 डिवाइसेस का फिजिकल एड्रेस सेम नहीं हो सकता, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए। तो जितने भी डिवाइसेस दुनिया में बने सबका मैक एड्रेस अलग है। तो अलग होने के लिए कुछ कंडीशन से कैसे होगा, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर होगा, जो डिवाइस वेंडर होगा, मैन्युफैक्चर होगा, वो सबसे पहले IE के पास जाके एक कोड लेके आएगा 24 बिट का या 6 डिजिट का आप मान लीजिए, या तो फिर 3 बाइट का कोड लेके आएगा। सपोज 3 बाइट का कोड लेके आया, बोला कि ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, कि मुझे आप कोड दे दीजिए 3 बिट का यूनिक, 3 बाइट्स का यूनिक, जो कि सिर्फ मुझे ही आइडेंटिफाई करे पूरे विश्व में। अगर IEEE दे देता है इसे, उसके बाद ये रिजर्व हो जाता है इसी मैन्युफैक्चरर के लिए। अब मैन्युफैक्चरर की मर्जी है, बचे हुए 3 बाइट्स को वो अपने डिवाइसेस में यूज़ कर सकता है कैसे भी करके। तो वेंडर असाइंड निक कार्ड इंटरफेस हो जाते हैं, ये बचे हुए 3 बाइट वेंडर के होते हैं। तो पहले के जो 24 बिट्स होंगे वो आपको IEEE देगा, और बचे हुए 24 बिट होंगे ये वेंडर डिसाइड करेगा। सेम ऐसे ही 6 डिजिट पहले के IEEE और 6 डिजिट बाद के वेंडर डिसाइड करेगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल 00602F जो है ये आपको IEEE ने प्रोवाइड किया हुआ है इस वेंडर को, और 3A07BC जो है ये वेंडर ने अपना खुद डिसाइड किया है अपने डिवाइसेस के आधार पे कि जो भी मैकेनिज्म हो नंबर प्रोवाइड करने का। सिस्को कैसे करता है इसको यूज़, सिस्को इसको 4 के बैच में करता है, 0060, फिर एक डॉट लगा देगा, फिर 2F 3A ले लेगा, फिर .07BC। ये एक सिस्को का तरीका है मैक एड्रेस को शो करने का। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही करें, लेकिन इजी रीडनेस के हिसाब से सिस्को ऐसे ही शो करता है, ये उसका स्टैंडर्ड है। अब आगे देख लेते हैं मैक एड्रेस के बारे में और कुछ। मैक एड्रेस जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल 802.3 इथरनेट पे काम करता है। ये वायरलेस पे काम नहीं करता है, ये इथरनेट वायर्ड के लिए ही होता है, चाहे फाइबर पे हो और चाहे तो कॉपर पे हो, लेकिन होगा वायर्ड ही। डिफाइंस मैक सब लेयर ऑफ IEEE इथरनेट। इथरनेट का IEEE द्वारा जो इथरनेट बनाया गया उसका सब लेयर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जैसे कि नेटवर्क लेयर का क्या था, IP प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर में, वैसे ही
IEEE ईथरनेट के अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग के रूप में काम करता है। अब देखते हैं ईथरनेट एड्रेस, निक एड्रेस, लैन एड्रेस, ये सब नाम जो हैं जनरली मैक एड्रेस को ही दिए जाते हैं और ये सारे के सारे 6 बाइट्स एड्रेस होते हैं लैन इंटरफेस कार्ड के। चाहे आपके पीसी के पीछे जो निक होगा लैन इंटरफेस का जो RJ45 होगा वो भी एक निक का ही काम करता है, उसका भी यूनिक एड्रेस होगा। और चाहे तो आप रूटर स्विच ले लो, जितने पोर्ट लगे होंगे वो सारे के सारे अलग अलग मैक के साथ होंगे। हालांकि डिवाइसेस के मैक खुद नहीं होते, स्विच विच के डिवाइस के मैक नहीं होते, बल्कि पीसीज और रूटर्स के मैक होते हैं। अब देखते हैं बर्न इन एड्रेस। बर्न इन एड्रेस क्या होता है? 6, ये भी सेम। बर्न इन एड्रेस मतलब जो आपको वेंडर ने दे दिया उसको बर्न इन एड्रेस, यानी मैक को हम बर्न इन एड्रेस भी कह सकते हैं। असाइन बाय द वेंडर मेकिंग द कार्ड, इसको यूनिकास्ट एड्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिंगल लिंक कार्ड है तो ये यूनिकास्ट हो गया। मैक एड्रेस डेट ए टर्म ऑफ मैक एड्रेस डेट रिप्रेजेंट सिंगल लैन इंटरफेस कार्ड, जैसे हमारे सिस्टम में सिंगल लैन इंटरफेस है तो उसको हम यूनिकास्ट एड्रेस भी कह सकते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया कि हम लैन में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको अगर हम एक साथ कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहें तो उसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर डिवाइस का नहीं होता। एन एड्रेस डेट मीन्स ऑल डिवाइसेज डेट रिसाइड ऑन दिस लैन राइट नाउ, ये क्या हो जाएंगे? ये FF हो जाएंगे। FF 4 ये F, फिर 4 ये F, फिर 4 ये F। F जो है हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे 0 से लेकर 9 तक ये जाती है डेसिमल में, ऐसा हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक जाती है। तो F सबसे बड़ी है तो हमने सबसे बड़ी वाले को रिजर्व कर दिया ब्रॉडकास्ट के लिए। अगर किसी का भी मैक एड्रेस ऐसा है डेस्टिनेशन का तो इसका मतलब है कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है भैया, जितने भी लैन में डिवाइसेस हैं सबको ये पैकेट थ्रू कर दिया जाए। ऐसे ही सेम यूनिकास्ट एड्रेस, इसमें नंबर ऑफ पीसीस को डिफाइन कर दिया जाता है, सबको नहीं भेजा जाता, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीसीस को ही यहाँ पे स्विच जो है, हालांकि ये रूटर का हो गया, ये स्विच, इसको स्विच मानिए आप, ये पीसी जो है यूनिकास्ट एड्रेस डालेगा स्विच पे और स्विच लिमिटेड नंबर को ही फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, ना कि सबको करेगा। ये यूनिकास्ट भी नहीं है, ब्रॉडकास्ट भी नहीं है, ये मल्टीकास्ट है। तो इस तरह से मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और बर्न इन एड्रेस काम करते हैं। यूनिकास्ट मतलब जब मेरे पास यहाँ पे एक पीसी है और सिंगल पीसी को जब यहाँ पे डाटा भेज रहा है तो उसे यूनिकास्ट कहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि मॉडर्न कनेक्शन जो आजकल मॉडर्न लैन होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो सपोज जो है तो PC1 ये PC2 को डाटा सेंड करना चाहता है, तो यही हेडर, ट्रेलर और ये पेलोड हो गया किसका? डाटा लिंक लेयर का फ्रेम। इसके अंदर हमने डाटा को फीड किया। अब ये जो हेडर हो गया इसके अंदर हमने सोर्स वन मतलब खुद PC1 का हमने मैक डाल दिया और PC2 का भी मैक इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। डाटा लेके स्विच के पास गया, स्विच ने क्या किया? इसको पढ़ा। हालांकि ये फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब हो गया कि साइमल्टेनियसली एक ही समय में ट्रांस भी कर सकता है, एक ही समय में ये रिसीव भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों के ट्रांस और रिसीव के पेयर अलग अलग है, इसीलिए फुल डुप्लेक्स हो गया। 10/t का मतलब हो गया 10 Mbps की लाइन हो गई इस ये जो यहाँ पे जो कनेक्शन बना है UTP के माध्यम से, ये 10/t 2 स्टेट पेयर पे बना हुआ है, यानी कॉपर वायर है। स्विच ने डाटा आगे ट्रांसफर किया दूसरे नंबर स्विच को, क्योंकि ये फ्रेम इसका तो था नहीं, ये तो फ्रेम को उसे फॉरवर्ड करना ही था आगे। तो ये हो गई G0/1 मतलब गीगाबिट इथरनेट का यहाँ पे जो पोर्ट है इसका ये गीगाबिट पे चल रहा है, और ये जो लाइन बीच में है ये 1000/t की है, मतलब 1 Gbps की लाइन है। T का मतलब हो गया 2 स्टेट पेयर में, फुल का मतलब हो गया फुल डुप्लेक्स है। अब क्या हुआ? डाटा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया स्विच 2 तक। स्विच 2 से नीचे डाटा, स्विच 2 ने देखा कि मेरे पास PC है तो डाटा यहाँ पे थ्रू कर दिया आपने फास्ट इथरनेट पोर्ट 02 से, FA0/2 पोर्ट से, यानी फास्ट इथरनेट का पोर्ट है। ये इथरनेट का नहीं है, इथरनेट होगा तो 10 Mbps पे चलेगा। फास्ट इथरनेट का मतलब हो गया 100 Mbps की लाइन है, और ये T का मतलब हो गया 2 स्टेट पेयर, अगेन फुल डुप्लेक्स। डाटा यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आगे क्रॉस चेक किया गया, भैया ये जो यहाँ से डेस्टिनेशन जो मैक था क्या वो यहाँ पे मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो डाटा रिसीव कर लिया जाएगा, मैच नहीं कर रहा है तो डाटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ऐसे 4 फेज में डाटा ट्रांसफर हैपन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। चलिए इसको आगे एक और एग्जांपल के माध्यम से देखें जहाँ पे हम हब यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे स्विच नहीं है। हब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हब हम आगे चल के आपको बताएंगे।
तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम हब का यहाँ पे देख लेते हैं। हब जो होता है ये फुल डुप्लेक्स में काम नहीं करता, पहली बात ये हाफ डुप्लेक्स में काम करता है, और दूसरा ये किसी भी सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकता, ये बल्कि सिग्नल्स को रिपीट करता है। इसके जैसे कि किसी भी एक पोर्ट से सिग्नल रिसीव हुआ, ये जितने भी पोर्ट्स होंगे उन सब में सिग्नल्स को आउट कर देगा, सिवाय उस पोर्ट के जिससे कि सिग्नल इसने रिसीव किया है। तो ये हब की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हब क्या काम कर रहा है, सपोज अब इसमें क्या होगा, इसमें समस्या हो जाती है कोलिजन की। सपोज दो डिवाइसेस ने डाटा को एक साथ ट्रांसफर कर दिया, एक नंबर 2 नंबर ने। अब हब ने क्या किया, इन दोनों पे बैक तो मारा नहीं, आगे जितना भी था उस पे दोनों डाटा एक साथ डाल दिए, तो डाटा हो गया कोलाइड और कुछ मिला नहीं, यहाँ पे बूम बड़ाम हो गया और डाटा ड्रॉप हो गया। हालांकि डाटा जाएगा कंप्यूटर पर, लेकिन कंप्यूटर का करेक्ट फॉर्मूला कंप्यूटर का डाटा लिंक ले उसको ड्रॉप कर देगा। अब क्या होगा इसमें, इस केस से बचाव के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। इसका मतलब हो गया कि ये जो हब है ये तो पैसिव डिवाइस हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप डाटा कोलिजन कर रहे हो, आपका डाटा कोलाइड हो रहा है, आप डाटा सेंड करो, आप डाटा रिसीव कर दो। इसको बस इससे मतलब है कि जिस पोर्ट से डाटा आया है उस पोर्ट पे जाना नहीं चाहिए वापस, बाकी सब में मैं भेज दूंगा। बस इसका यही मेन फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि ये जो टेक्निक यूज होगी इसमें, जो मैंने आपको बताया था CSMA/CD, इसमें क्या होगा, सपोज ये PC1 है, अगर ये डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो सबसे पहले ये सारी लाइनों को चेक करेगा। सारी लाइनों को चेक करेगा, सिर्फ अपनी लाइन को चेक करेगा, क्योंकि ये सबको चेक नहीं कर सकता। अपनी को चेक करेगा क्या इसमें डाटा फ्लो चल रहा है, क्या ये बिजी है। अगर ये बिजी होगी तो ये अपना डाटा नया इनिशिएट करेगा ही नहीं, ये तब तक उस लाइन को देखेगा जब तक ये लाइन खाली ना हो जाए, मतलब इसमें कोई भी डाटा फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ये डाटा फ्लो कर दिया इसने, और सपोज आगे कोलिजन हो गया, मान लो कि ये बी ने भी अगर डाटा फ्लो कर दिया एट सेम टाइम, दोनों ने खाली लाइन देख के, तो डाटा अगर फ्लो कर दिया और कोलिजन हो गया तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, मतलब दोनों डाटा फ्लो करना बंद कर देंगे। कब तक, एक रैंडम बैक ऑफ एल्गोरिथम कहते हैं, उसके माध्यम से ये दोनों के दोनों डाटा जितने भी डिवाइस होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, ये अपनी अपनी लाइनों को मॉनिटर करते रहते हैं। अब ये देखेंगे अगर कोलिजन हो गया तो ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, कोई डाटा फ्लो नहीं करेगा। सारे के सारे बैक ऑफ एल्गोरिथम का पालन करते हुए कुछ समय के लिए बंद होंगे, जो कि सब डिवाइसेस में रैंडम होता है, रैंडम टाइम, और उसके बाद फिर डाटा शेयर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब ये कोलिजन डिटेक्शन अवॉइड कैसे होती है, सपोज ए अगर डाटा ट्रांसफर करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये क्या देखेगा, अपनी लाइन को देखेगा, इसकी अवेलेबिलिटी की, कि ये लाइन खाली कब है। अब ये लाइन खाली कब है, सपोज इसने डाटा देना शुरू कर दिया तो उस समय भी ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा बैक अपनी लाइन को कि कहीं कोई और डाटा तो सेंड नहीं कर रहा। जैसे ही किसी ने डाटा सेंड किया और कोलिजन अकर हो गया तो सबसे पहले ये अपना डाटा ट्रांसमिट करना बंद करेगा और एक और सिग्नल भेजेगा जिसको कहते हैं जैम सिग्नल। ये डाटा सिग्नल भेजेगा जैम, और पूरे के पूरे जैसे ही इसको जैम मिलेगा वैसे ही सारे के सारे सिस्टम को वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और सारे सिस्टम जैम हो जाएंगे, मतलब डाटा फ्लो बंद हो गया। सेम बैक ऑफ एल्गोरिथम काम करने लगा। तो आई होप सो कि इस माध्यम से, इस पूरे एग्जाम्पल से हमने समझ लिया होगा कि हब काम कैसे करता है और उसके अंदर CSMA/CD होता क्या है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये जो हम यहाँ बोल लेते हैं आपको कि ये सेंस करता रहेगा यहाँ पे कि डाटा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जब खाली होगा तभी डाटा ट्रांसमिट करेगा, उसको बोलते हैं कैरियर सेंस। मल्टीपल एक्सेस मतलब कई सारे डिवाइसेस का एक साथ एक्सेस होना सिंगल लाइन पे। अब ये सारी लाइनें आपस में अंदर मिली हुई तो सिंगल लाइन ही हो गई हैं सारी, एज ए सिंगल लाइन कंसीडर किया जाएगा। कोलिजन डिटेक्शन, और अगर कोलिजन होती है तो इन सिस्टम्स को पता कैसे चलेगा कि कोलिजन अकर हो गया है और इसे अवॉइड कैसे करना है, तो ये से बोलते हैं CSMA/CD। ये हब में यूज़ होती है। हालांकि हब आजकल यूज़ होता ही नहीं है, कहीं भी आपको हब मिलेगा ही नहीं। अगर हब आप लेने जाएंगे तो ये ब्लैक में मिलेगा, उससे सस्ता आपको स्विच मिल जाएगा जो कि फुल डुप्लेक्स होता है, आसिक पे काम करता है। इसमें आसिक का मतलब हो गया हर उसके अंदर खुद का प्रोसेसर लगा होता है स्विच के अंदर, और वो हर पोर्ट को फुल डुप्लेक्स में काम करता है, ना कि जिस पोर्ट से लिया और बाकी पोर्टों में उसको फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं करता। वो मैक एड्रेस पे काम करता है।
जिसका मैक एड्रेस होगा डेस्टिनेशन का, अगर सोर्स से आया मैक एड्रेस है डेस्टिनेशन का, तो उसी डेस्टिनेशन पर्टिकुलर पोर्ट को ही फॉरवर्ड करेगा पैकेट, बाकी पोर्ट्स को ब्लॉक करके रखेगा। लेकिन हब में ऐसी सुविधा होती नहीं है, हब जनरली ब्रॉडकास्ट पे ही काम करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का कंसेप्ट एक ही नेटवर्क के माध्यम से। सपोज ये जो ए नंबर पीसी है, ये सी नंबर पीसी को डाटा भेजना चाहता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ फुल लिखा हुआ है ये फुल डुप्लेक्स है, जहाँ पे हाफ लिखा हुआ है हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब हो गया सीधी सीधी बात हब। हम स्विच और हब को आपस में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेटवर्क पे काम कर लेते हैं। अब जैसे ए देना चाहता है, सी की तरफ डाटा फ्लो करना चाहता है, तो ए से स्विच की तरफ फुल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर हो गया। स्विच 1 से स्विच 2 के बीच में फुल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर हो गया। स्विच 2 से हब में हाफ डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर हुआ, और सेम कंप्यूटर में हाफ डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से हाफ डुप्लेक्स काम करेगा, या तो एक बार में सेंड करेगा या एक बार में रिसीव करेगा, दोनों एक साथ काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि ये सेंड और रिसीव एक साथ हो जाए, तो ये सुविधा हाफ डुप्लेक्स में नहीं होती। ये पूरी सुविधा जो है ये फुल डुप्लेक्स पे ही होगी। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स जो है वो एक बार में एक ही काम करेगा, एक ही सिंगल लाइन को या तो वो रिसीव के लिए यूज़ करेगा या तो ट्रांस के लिए यूज़ करेगा, या तो ये रिसीव के लिए यूज़ करेगा या तो ये ट्रांस के लिए यूज़ करेगा। तो इस तरह से हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स काम करते हैं। आइए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और क्विज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्विज देखते हैं हम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो रहेगा, इन द लैन फॉर अ स्मॉल ऑफिस सम यूजर डिवाइसेस कनेक्ट टू द लैन यूजिंग अ केबल while others connect using wireless technology. Which of the following is true regarding the use of Ethernet in the LAN? आइए इसके आंसर देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि LAN, एक स्मॉल ऑफिस में LAN है, उसमें कुछ डिवाइसेस LAN के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिससे कि केबल, और कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि वायरलेस से जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कौन सा सही है? पहला जो है, ओनली द डिवाइस दैट यूज केबल आर यूजिंग इथरनेट, ऐसे वो डिवाइसेस जो कि केबल यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही इथरनेट पे हैं। ओनली द डिवाइसेस दैट यूज वायरलेस आर यूजिंग इथरनेट, ऐसे वो डिवाइसेस जो वायरलेस यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही इथरनेट यूज़ कर रहे हैं इथरनेट प्रोटोकॉल में। बोथ द डिवाइसेस यूजिंग केबल एंड दोज यूजिंग वायरलेस आर यूजिंग इथरनेट, केबल के माध्यम से जो जुड़े हुए डिवाइसेस हैं, जो वायरलेस के माध्यम से जुड़े हुए डिवाइसेस हैं, दोनों इथरनेट यूज़ कर रहे हैं। नॉन ऑफ द अदर डिवाइस आर यूजिंग इथरनेट, इनमें से ऐसा कोई डिवाइस नहीं जो इथरनेट यूज़ कर रहा है। तो आप इतना समय ले लीजिए और थोड़ी देर बाद इसका आंसर खोजते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ओनली द डिवाइसेस दैट यूजेस केबल आर यूजिंग इथरनेट। इथरनेट जो है सिर्फ केबल के द्वारा जुड़े हुए डिवाइसेस को ही माना जाता है, चाहे वो केबल लैन हो, कहाँ गया, हाँ ये जो केबल है, चाहे ये यूटीपी हो, चाहे एसटीपी हो, चाहे फाइबर हो, अगर केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ है कोई भी सिस्टम तो वो कहेगा इथरनेट। और अगर वायरलेस है तो वो इथरनेट नहीं कहलाएगा भाई साहब, वो कहलाएगा 802.11, और इथरनेट का जो फॉर्मल नेम होता है 802.3। तो वायरलेस वाला तो हो गया कैंसल और वायर्ड वाला हो गया आंसर सही। तो इसका आंसर ए वाला ही रहेगा, बाकी अपने आप ही खारिज हो जाएंगे। आइए आगे चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इथरनेट स्टैंडर्ड्स डिफाइन गीगाबिट इथरनेट ओवर यूटीपी केबलिंग। यूटीपी केबल को यूज करते हुए गीगाबिट इथरनेट इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस है 10G बेस टी, 100 बेस टी, 1000 बेस टी, नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। आप अपना समय ले लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहेगा 1000 बेस टी। 1000 बेस टी इसका आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में गीगाबिट लिखा है। गीगाबिट का मतलब होता है 1000 Mbps, और 1000 Mbps यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये 100 है, ये 10G। 10G का मतलब हो गया 10 के बाद 1000 मेगाबिट्स, और नन ऑफ दी बस होगा ही नहीं, तो आंसर इज सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is true about Ethernet crossover cable for fast Ethernet?
इनमें से कौन सी बात फास्ट इथरनेट को यूज करने के लिए सही है, जो कि क्रॉसओवर केबल है। कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इथरनेट क्रॉसओवर केबल फॉर फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट के लिए जो हम क्रॉसओवर केबल यूज करेंगे उनमें से कौन सी बात इनमें से सही है। पहला है पिन 1 and 2 आर रिवर्स्ड ऑन अदर एंड ऑफ द केबल। दूसरा है पिन्स 1 and 2 ऑन द एंड ऑफ द केबल कनेक्ट टू पिन 3, 6 ऑन द अदर एंड ऑफ द केबल। तीसरा पिन 1 and 3 ऑन द एंड ऑफ केबल कनेक्ट टू पिन 3 and 4 ऑन द अदर एंड ऑफ द केबल। चौथा द केबल कैन बी अप टू 1000 meters लॉन्ग टू क्रॉस ओवर बिटवीन बिल्डिंग्स। नन ऑफ द अदर आंसर इज करेक्ट। आप अपना समय ले लीजिए और थोड़ी देर बाद इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, पिन 1 जो है पिन 3 and 6 से कनेक्ट होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो 1, 2 और 3, 6 ये रहेगी 1, 2, 3, 6। जो हमारी स्टेट केबल होती है वो डायरेक्टली ऐसे करके कनेक्ट होती है, लेकिन जो हमारी क्रॉसओवर केबल होती है वो कैसे जाएगी, यूं 3, 6 पे और ये ऐसे कनेक्ट होगी। क्रॉसओवर कहाँ पे यूज़ होगी, बिटवीन सेम डिवाइसेस में। और ये जो पैरेलल वाली यूज़ होगी ये बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस का मतलब हो गया जैसे कि पीसी से स्विच, और यहाँ पे सेम डिवाइसेस का हो गया जैसे पीसी टू पीसी। सेम डिवाइसेस हमने क्या क्या देखे थे, पीसी, रूटर और एपीस एक्सेस पॉइंट, इतने हमने सेम डिवाइसेस कैटेगरी में डाले थे। और हब और स्विच को हमने सेम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में डाला था। तो इसका आंसर है बी, पिन 1 and 2। आइए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ईच आंसर लिस्ट 2 types of devices used in a 100 base T network. If these devices were connected with UTP Ethernet cables, which pair of the devices would require a straight through cable? इनमें से 3 आंसर चूज करने के लिए बोला है। PC and router, PC and switch, hub and switch, router and hub, wireless access points। आप समय ले लीजिए, इसका आंसर थोड़ी देर में देते हैं। इसका आंसर रहेगा बी, डी और ई। बी, पीसी एंड स्विच। पीसी एंड स्विच में हमेशा स्ट्रेट केबल यूज होगी क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं। डी, रूटर और हब। रूटर और हब में भी स्ट्रेट केबल यूज होगी क्योंकि रूटर और हब डिफरेंट डिवाइसेस हैं। और वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड स्विच ये भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इनमें क्रॉस केबल ही यूज करेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमने देखिए सबसे पहले हब लिखा था, फिर यहाँ पे स्विच लिखा था, ये डिफरेंट डिवाइसेस थे। यहाँ पीसी लिखा था और यहाँ पे रूटर था और यहाँ पे एपी था। ये डिफरेंट अलग प्रकार के डिवाइसेस हैं। अलग प्रकार के डिवाइसेस का मतलब है 1 नंबर 2 नंबर ट्रांस होती है इनमें, और इनमें 3 और 6 नंबर ट्रांस होती है। तो ऐसे ही इनके बीच में क्रॉसओवर केबल चलेगी। तो सबसे पहला क्या है, पीसी एंड रूटर। तो पीसी एंड रूटर जो है यहाँ पे आप देखेंगे पीसी और रूटर तो सेम डिवाइसेस है, तो इसमें तो क्रॉसओवर केबल लगेगी, जबकि यहाँ पे हमने स्ट्रेट थ्रू केबल की बात की है। दूसरा पीसी एंड स्विच, ये पीसी हो गया और ये स्विच से कनेक्ट हो गया, बिल्कुल क्रॉसओवर लगेगी यहाँ पे। हब एंड स्विच, हब एंड स्विच तो देखिए ये दोनों एक सेम है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, क्रॉसओवर लगेगी। बात हुई है स्ट्रेट की, तो ये काम नहीं होगा। रूटर एंड हब, ये रूटर हो गया और ये हब हो गया। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट केबल काम कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। तीसरा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इथरनेट पोर्ट एंड स्विच, ये एपी हो गया और ये स्विच हो गया। तो 1, 2, 3, तो बी, डी और ई इसका आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टी मोड फाइबर फॉर एन इथरनेट लिंक इंस्टेंट ऑफ यूजिंग यूटीपी और सिंगल मोड फाइबर। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। टू अचीव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल फॉर दैट सिंगल लिंक, टू एक्सटेंड द लिंक बियॉन्ड 100 meters while keeping initial cost as low as possible, to make use of an existing stock of laser based SFP, SFP plus modules, to make use of existing stock of LED based SFP, SFP plus modules।
आप समय ले सकते हैं, थोड़ी देर बाद इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बोला है एडवांटेज ऑफ मल्टी मोड फाइबर ओवर सिंगल मोड फाइबर और यूटीपी। तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर जो है तो इसका आंसर रहेगा टू एक्सटेंड द लिंक बियॉन्ड 100 मीटर्स वाइल कीपिंग इनिशियल कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। सबसे पहली बात तो 100 मीटर्स जो कि यूटीपी नहीं दे पाती है, तो यूटीपी का एडवांटेज 100 मीटर्स है। दूसरा सिंगल मोड का जो एडवांटेज है वो क्या रहेगा, इनिशियल कॉस्ट को एज लो एज पॉसिबल के लिए। ये अब देखते हैं बाकी आंसर क्यों नहीं है। टू अचीव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल फॉर दैट सिंगल लिंक। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो हमारी किस पे जाएगी, सिंगल मोड पे ही जाएगी। मल्टी मोड तो हमारी जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ले ही नहीं सकती। सेकंड हमने अभी आंसर देखा ही है तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। टू मेक यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ लेजर एसएफपी प्लस मॉड्यूल्स। एसएफपी को यूज करने के लिए तो हम फाइबर का यूज करते नहीं है, बल्कि फाइबर को देख के हम एसएफपी मॉड्यूल खरीदते हैं। टू मेक यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एलईडी बेस एसएफपी तो लेजर एलईडी दोनों बेस हो सकती है, तो ये दोनों ही एक ही ऑप्शन हो गए। इसका आंसर हो गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द CSMA/CD एल्गोरिथम। CSMA/CD के लिए इनमें से कौन सी बात सही बैठती है। द एल्गोरिथम नेवर अलाउज कोलिजन टू अकर। B. Collision can happen, but the algorithm define how the computer should notice a collision and how to recover it. तीसरा, the algorithm works with only 2 devices on the same Ethernet. चौथा, none of the above. आप अपना समय ले लीजिए, थोड़ी देर बाद इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कोलिजन कैन हैपन। कोलिजन तो हो सकता है, बट एल्गोरिथम डिफाइंस द कंप्यूटर शुड नोटिस अ कोलिजन एंड हाउ टू रिकवर। कोलिजन तो हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर को नोटिस करना चाहिए कि कोलिजन हो चुका है और उस सिचुएशन से रिकवर कैसे किया जाए। तो बिल्कुल सही है, CSMA का मतलब यही है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन। तो कोलिजन डिटेक्शन को हम नोटिस करेंगे और प्लस इससे रिकवर भी करेंगे, और कोलिजन तो होता ही होता है CSMA/CD में, क्योंकि जब एक ही सिंगल लाइन को कई सारे डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं एक ही बैंडविड्थ को, तो कोलिजन होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखते हैं कि बाकी क्यों नहीं होते, बाकी आंसर्स क्यों नहीं है। एल्गोरिथम नेवर अलाउ कोलिजन टू अकर्स, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हब में तो कोलिजन्स होते ही होते हैं। उसी के चक्कर में तो हमने स्विच का इजाद किया गया है। द एल्गोरिथम वर्क्स विद ओनली 2 डिवाइसेस ऑन द सेम इथरनेट, ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हब होता है वो कई डिवाइसेस को एक साथ कैटर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑफ द हब। नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इथरनेट FCS फील्ड। हमने इथरनेट फ्रेम देखा था, उसमें FCS की बात हो रही है, जो लास्ट फील्ड था। इथरनेट यूजेस FCS फॉर एरर रिकवरी। इट इज 2 bytes लॉन्ग। It resides in the Ethernet trailer, not the Ethernet header. It is used for encryption. अब इसका समय ले लीजिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए, थोड़ी देर बाद इसका आंसर देखते हैं हम। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा जो इथरनेट ट्रेलर में ये रिसाइड करता है। हमने जो इथरनेट फ्रेम देखा है उसमें ये ट्रेलर में रिसाइड करता है। कहते सबसे पहले हमने देखा है प्रीएम्बल, फिर हमने क्या देखा है इसमें, उसके बाद देखा है FCFD, उसके बाद हमने देखा है डेस्टिनेशन मैक, फिर सोर्स मैक, फिर टाइप देखी है, फिर यहाँ पे हमने पेलोड देखा है, देन यहाँ पे हमने FCS देखा है जो कि 4 bytes का होता है। तो सबसे पहला तो 2 bytes लॉन्ग, ये तो गलत हो गया। एरर रिकवरी के लिए नहीं होता, ये एरर डिटेक्शन के लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। इट इज़ यूज फॉर इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे होती नहीं, हो तो सेशन लेयर में होती है, यानी एप्लीकेशन लेयर में होती है TCP/IP के, और OSI लेयर के सेशन लेयर में होती है। तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया। तो अब ये इसका आंसर एकमात्र सही है। इट रिसाइड्स इन द इथरनेट ट्रेलर। ट्रेलर का मतलब हो गया ये ट्रेलर हो गया, और ये पूरा का पूरा हेडर हो गया।
और दिट इज कॉल्ड पेलोड। ऐसे ही होगा ना, ये पूरा पूरा हेडर में चला गया। तो आंसर जो है, इट रिसाइड्स इन द इट्स रिसाइड्स इन द इथरनेट ट्रेलर नॉट इन द इथरनेट हेडर। एकमात्र आंसर इसका सही रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब इथरनेट एड्रेस दैट कैन बी यूज टू सेंड वन फ्रेम दैट इज डिलीवर्ड टू मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द लैन। इथरनेट का एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि एक ही फ्रेम को कई सारे डिवाइसेस को भेज सकता है। इसका आंसर क्या क्या होगा? बर्न इन एड्रेस, यूनिकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस। आप समझ लीजिए, थोड़ी देर बाद इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा सी ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डी मल्टीकास्ट एड्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही फ्रेम को मल्टीपल डिवाइसेस को कैसे भेजा जाए लैन के ऊपर। अब इसमें ये नहीं बोला गया है कि मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो ऑल होंगे या मल्टी डिवाइसेस लिमिटेड होंगे। अब देखिए, तो ब्रॉडकास्ट में ऑल को भेज देगा और मल्टीकास्ट में लिमिटेड नंबर को भेज देगा। यूनिकास्ट तो सिंगल होता है और बर्न इन एड्रेस भी सिंगल होता है। बर्न इन एड्रेस का खुद का मैक होता है जो कि मैक एड्रेस हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, और यूनिकास्ट किसी सिंगल डिवाइसेस को किसी आगे सिंगल डिवाइस को डाटा सेंड करना, फ्रेम किसी सिंगल डिवाइस को सेंड करना, वो कहता है यूनिकास्ट। तो इसके आंसर 2 देंगे, सी एंड डी। आइए देखते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप सो आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, और यदि आपको ये पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।